बेटा एक स्कूल है, देयर आर 1000 स्टूडेंट्स आउट ऑफ विच 430 आर गर्ल्स. It is known that out of 430, 10% of the girls study in class 12th. What is the probability that a student chosen randomly studies in class 12th given that chosen student is a girl? बताया गया था कि गिवन दैट के बाद जो भी कंडीशन गिवन रहती है आपकी, वो आपकी एफ की वैल्यू है, या आप ये कह सकते हो ऐसा इवेंट जो ऑलरेडी अकर हो चुका है. ठीक है, तो आप इसको एफ भी मान सकते हो. अगर ए और बी मान के करना चाह रहे हो तो आप ए और बी मान के कर सकते हो. हम इसको एफ मान रहे हैं. ये इवेंट हमारा एफ है, जहाँ पर एक गर्ल जो चूज की जा रही, जो भी स्टूडेंट है वो एक गर्ल ही होगी. ठीक है, समझो यहाँ पे कि देयर आर 1000 स्टूडेंट, मतलब टोटल स्टूडेंट कितने हैं बेटा, 1000 है. अगर उसमें हम बात करेंगे 430 गर्ल्स है, तो गर्ल्स का नंबर कितना गिवन है, नंबर ऑफ गर्ल्स 430. बॉयज की बात करें, बॉयज की में तो खैर जरूरत ही नहीं है, तो इसको साइड में रखते हैं. 10% ऑफ द गर्ल्स स्टडी इन क्लास 12th, तो नंबर ऑफ गर्ल्स इन क्लास 12th, इन क्लास 12th. ठीक है, तो वो आपको गिवन है कितना बेटा, 10%. तो 430 का 10% आप निकालोगे, वो कितना आने वाला है आपका, 43. तो 43 गर्ल्स ऐसी हैं जो हमारी 12th क्लास में पढ़ती हैं. क्वेश्चन है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट चूजन रैंडमली स्टडीज इन क्लास 12th. तो इसकी प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी. तो हमने ये मान लिया कि ये जो स्टूडेंट चूजन रैंडमली स्टडीज इन क्लास 12th, ये हमारा इवेंट ई. ये का कैसा इवेंट है बेटा, ई इवेंट. ई हमारा इक्वल टू लिखेंगे स्टूडेंट रैंडमली स्टडीज इन क्लास 12th. ठीक है, और एफ का मतलब हमने ऑलरेडी आपको बता रखा है, द स्टूडेंट. तो ये आपको लिखना है, स्टूडेंट इज अ गर्ल. तो अब आप ये देखो कि बेटा गर्ल है, और हमें पहला वाला जो क्या है, ई स्टूडेंट चूजन रैंडमली स्टडीज इन क्लास 12th. अच्छा, पहली चीज़ तो हमें निकालना क्या है, कैलकुलेट क्या करना है वो देखते हैं. तो हमें पी ई अपॉन एफ कैलकुलेट करना है, क्योंकि ई इवेंट होना है और एफ ऑलरेडी अकर हो चुका है. ठीक है, तो अब आप देखो कि जितनी भी गर्ल्स हैं जो क्लास, अगर इवेंट ई की बात करें, हम लोग इवेंट ई की बात करें, इसमें बेटा ये कितनी गर्ल्स आने वाली है, 43 गर्ल्स होंगी जो क्लास 12th में पढ़ती. यहाँ पे क्या है कि 430 गर्ल्स ऐसी हैं जो हमारी ओवरऑल गर्ल्स है पूरे स्कूल. अब हमें इसका फॉर्मूला अगर हम लोग देखते हैं तो वो आता है पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन अपॉन पी एफ. अब हमें सबसे पहले ये देखना है कि ये इक्वली लाइकली आउटकम का क्वेश्चन है. तो बिल्कुल ही इक्वली लाइकली आउटकम का क्वेश्चन है, क्योंकि 1000 स्टूडेंट में, ठीक है, एक किसी भी एक गर्ल को चूज करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो इक्वल है. ठीक है, इसमें कोई अनफेयर चीज नहीं है. तो अब आपको देखो इक्वली लाइकली आउटकम का क्वेश्चन है, तो कल के दिन हम लोगों ने देखा था कि जब भी इक्वली लाइकली आउटकम का क्वेश्चन होता था तो हम लोग क्या करते थे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, इसको हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं ई इंटरसेक्शन एफ. खैर कल के दिन हमने इसको लिख के दिखाया था कि अपॉन में सैंपल स्पेस आता है, बट नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कैंसिल हो जाते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में. तो फाइनली ये फॉर्मूला यही चेंज होके बन जाता है, नंबर ऑफ जो भी एलिमेंट्स है ई इंटरसेक्शन एफ में कितने हैं, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एफ. अगर हम बात करें आपसे कि ई इंटरसेक्शन एफ में कितने एलिमेंट होंगे, तो कॉमन हमें देखना रहता है बेटा. ई इंटरसेक्शन एफ का मतलब तो आप समझते ही हो, ठीक है, जो कॉमन है. तो 43 और 430 में क्या कॉमन होगा बेटा, 43 गर्ल्स होंगी, यही क्या होंगी, कॉमन होंगी. ये इवेंट ई में भी है, इवेंट एफ में भी है. ठीक है, तो ई इंटरसेक्शन एफ की वैल्यू 43 आ रही है, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स या नंबर ऑफ गर्ल्स इन इवेंट एफ कितनी है, 430 है. वो 43 बन जा 43, 43 1/10 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है. ठीक है, तो समझ में आ गया होगा पूरा सोल्यूशन हमें लगता है. आगे बढ़ेंगे हम लोग.
आप बताइए, सोल्यूशन क्लियर हो गया? कि बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अब हम लोग बढ़ते हैं। लिखा है अ डाई इज थ्रोन 3 टाइम्स, एक डाई को बेटा 3 टाइम्स थ्रो किया गया है। इवेंट ए एंड बी आर डिफाइंड एज बिलो। ए सच दैट 4 ऑन द थर्ड रो, थर्ड थ्रो, ठीक है बेटा। आप समझो जरा सा कि जब भी एक डाई को 3 बार थ्रो कर रहे हैं तो हो सकता है कि डिफरेंट डिफरेंट नंबर आए। पहले पहले थ्रो में 1 से लेकर 6 तक में कोई भी नंबर आ सकता है, दूसरे थ्रो में भी 1 से लेकर 6 तक कोई भी नंबर आ सकता है। बट इवेंट ए की अगर बात की जाए तो उसने फिक्स कर दिया है कि जो 4 आना चाहिए वो थर्ड रो में आना चाहिए। 4 जो आना चाहिए थर्ड रो में आना चाहिए, ये चीज आपको बोली गई है इवेंट ए के बारे में। हमको पता है भाई है तो बहुत सारी चीजें हो रही है कि 1 से लेकर 6 तक कोई भी नंबर आ सकता है, बट जो थर्ड थ्रो होगा आपका उसमें 4 आना है। अच्छा, बी की अगर बात किया जाए, 6 ऑन द फर्स्ट एंड 5th ऑन द सेकेंड थ्रो, मतलब पहले थ्रो में क्या आना चाहिए बेटा, 6 आना चाहिए, सेकेंड थ्रो में फिर 5 आना चाहिए, और जो बेटा थर्ड थ्रो है उसमें कोई भी नंबर आ सकता है, 1 से लेकर 6 तक कोई भी नंबर आ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। अब आप एक बात पहले समझो कि कभी भी एक डाई को 3 टाइम्स थ्रो करते हैं तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने बनते हैं, जिसे NS से हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस। बेटा 6 क्यूब होता है, मतलब 6 × 6 × 6 मतलब 216। ठीक है। अब ये चीज तो हम समझ चुके हैं कि इस ये जो इसने इवेंट लिखा है कि 4 ऑन द थर्ड रो, उसका मतलब क्या है। इसका मतलब आप समझ पा रहे होंगे कि जो पहली पोजीशन इसमें कोई भी 6 आ सकते हैं। ठीक है। तो अगर हम Na की वैल्यू निकालना चाहें, Na, तो वो क्या आ सकता है, पहली पोजीशन में कितने लोग आ सकते हैं बेटा, 1 से लेकर 6 तक में कोई भी 6 आ सकता है। सेम सेकंड पोजीशन पे भी यही होगा, और लास्ट पोजीशन में फिक्स है कि केवल एक ही नंबर आ सकता है। तो इसमें Na की वैल्यू की अगर हम लोग बात करें तो 6 × 6 = 36, 36 एलिमेंट्स होंगे, 36 यहाँ पे टर्म्स होंगे। ठीक है। अगर यहाँ पे बात करते हैं NB की, तो बेटा इसमें भी फिक्स कर दिया कि एक ही कोई आएगा, वो है 6। सेकंड वाले में भी एक फिक्स कर दिया उसने कि 5 ही आना चाहिए, उसके अलावा कुछ नहीं। बट लास्ट वाले में 1 से लेकर 6 तक कोई भी नंबर आ सकता है, टोटल 6 हो गए, तो 6 × 1 = 6, तो NB की वैल्यू हमारे पास 6 आ जाए। ठीक है। और हमसे पूछा गया है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट बी हैज ऑलरेडी अकर्ड। ये बातें बताई गई गिवन दैट के बाद इवेंट जो होता है वो ऑलरेडी अकर्ड हो चुका है। ठीक है। तो अब हमें एन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी निकालना है, ए अपॉन बी निकालना है। ए अपॉन बी की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। बेटा ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास नहीं है, इंटरसेक्शन बी है क्या, बताइए। तो ए इंटरसेक्शन बी को कैसे निकालोगे। अब पहले तो हमें ये डिसाइड करना है क्या ये इक्वली लाइकली आउटकम। तो बेटा देखो यहाँ पे भी ये इक्वली लाइकली आउटकम का ही केस है। ठीक है। तो आप ये समझो यहाँ कि हम इसको लिख सकते हैं एन ए इंटरसेक्शन बी अपॉन एन बी। देखिए जब भी इक्वली लाइकली आउटकम नहीं होगा तो वो क्वेश्चन में कुछ ऐसा इंफॉर्मेशन देगा, या आप समझ ही जाओगे क्वेश्चन कर। ये नॉर्मल सा एक क्वेश्चन है कि एक डाई है जिसको 3 बार फेंका जा रहा है, तो हर एक चीज के आने की प्रोबेबिलिटी क्या नाम है, इक्वल ही है। ठीक है, इक्वली लाइकली आउटकम का ये केस है। अब हमारे लिए प्रॉब्लम ये है कि हम NB की वैल्यू तो 6 समझ चुके हैं, लेकिन हमें ये देखना है कि इंटरसेक्शन क्या आएगा। अच्छा मुझे एक बात बताओ, एक केस तो ऐसा होगा ना, NA इंटरसेक्शन B की अगर हम लोग बात करते हैं, बेटा देखो यहाँ पे हो सकता है कि एक नंबर 6 आ जाए, एक नंबर 5 आ जाए, और यहाँ पे हो सकता है कि 1 से लेकर 6 तक में कोई भी नंबर आ सकता था, तो वो 4 आ सकता था, है ना। तो A इंटरसेक्शन B की अगर हम लोग बात करें तो बेटा केवल एक ही एलिमेंट मिलेगा। फिर से हम एक्सप्लेन कर रहे हैं इस वाले पॉइंट को। बेटा इस पहली पोजीशन पे 1 से लेकर 6 तक कोई भी नंबर आ सकता है, बट हमें तो कॉमन ढूंढना है, तो हमने बोला यहाँ पे 6 तो आ सकता है, ठीक है। सेकंड पोजीशन पे 5 भी आ सकता है, और सेम ऐसे ही यहाँ पे बेटा 1 से लेकर 6 तक सभी नंबर्स आ सकते हैं। अगर हम सारे सैंपल स्पेस बनाएं तो उसमें से 4 भी तो आया होगा। तो 6, 5, 4
ये एक आउटकम है जो दोनों में कॉमन आ गया, और कॉमन है केवल एक ही आउटकम ऐसा है जो दोनों में कॉमन है। ठीक है, तो आप ये बता सकते हो कि क्या इन दोनों में जो कॉमन आने वाला है बेटा वो केवल एक एलिमेंट। ठीक है, तो 1 यहाँ पे हम लोग लिखेंगे और यही हमारा क्या हो जाएगा, A die is thrown 3 times। पूरा क्लियर हो गया होगा मेरे अकॉर्डिंग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। A die is thrown twice and sum of the numbers appearing is observed to be 6। बेटा एक डाई को 2 बार फेंका जा रहा है, तो आप इस बात को समझ पाए होंगे कि जब 2 बार फेंकेंगे तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस वो आपको 36 मिलने वाले। एनएस की बात करें तो वो है आपके पास 36। ठीक है, 6 6 36। पहली जो कंडीशन उन्होंने दे रखी है, एंड ये दे क्या रखी है, गिवन है, मतलब ये इवेंट ऑलरेडी अकर हो चुका है, समझिएगा बात को। एंड द सम ऑफ द नंबर्स अपेयरिंग इज ऑब्जर्व टू बी F6। अच्छा, ये बेटा हमारा F इवेंट होगा जो इवेंट ऑलरेडी हो चुका है। ठीक है, तो सम कितना है बेटा, आना है सम ऑफ द नंबर्स इज, ठीक है। आप बताओ क्या आप निकाल पाओगे ना कि सम 6 कब कब आ सकता है। तो पहली वाली रो में अगर बात करें तो 1 5 1,5, सेकेंड रो में 2,4, ठीक है, थर्ड रो में 3,3, फिर उसके बाद 4,2, एट द लास्ट 5,1। यही तो हमारे कुछ एलिमेंट्स होंगे इस सेट के अंदर। ठीक है, what is the conditional probability that the number 4 has appeared at least one। ये बेटा हमें ई की वैल्यू गिवन है, ये ई इवेंट के बारे में उन्होंने बताया है कि जो नंबर 4 है वो एटलीस्ट वंस, एक बार तो आना चाहिए, 2 बार भी आ जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, बट एक बार तो आना चाहिए। तो नंबर 4 हैज अपीयर्ड एटलीस्ट। आप देख सकते हो यहाँ पर कि 1,4, 2,4, 3,4, 3,4, 4,1, 4,2, सही सारे सभी के सभी आ जाएंगे मेरे अकॉर्डिंग। तो बहुत सारे ना, लिखते जाओ बस। 4,1, 4,2, 4,3, 4,4, 4,5, 4,6, 5,4, 5, सॉरी 6,4। ठीक है, ये कुछ आ रहा है। अब देखिए हमें जो निकालना है वो निकालना है PE/F। फिर से सेम ऐसे ही PE इंटरसेक्शन F अपॉन E। ठीक है, फिर से बेटा देखिए ये इक्वली लाइकली आउटकम है, तो हम इसकी जगह लिख सकते हैं NE इंटरसेक्शन F अपॉन N। अब क्या आप हमें बता सकते हो कि NE इंटरसेक्शन F में कितने एलिमेंट आने वाले हैं। देखो जरा, दोनों में कॉमन देखो कितने एलिमेंट्स हैं जो दोनों में कॉमन, जल्दी से देख के बताइए। तो आपको मिल गया होगा कि जैसे 2,4 है और 4,2, यही दोनों हैं जो इसमें भी है और इसमें भी है। तो टोटल कॉमन कितने आ गए बेटा, 2 आ गए। कौन कौन से, एक तो ये कॉमन है, बस ये दोनों कॉमन हो गए। तो यहाँ पे लिखेंगे बेटा 2। अब देखो यहाँ पे NF, यहाँ कितने 1 2 3 4 5, 5 एलिमेंट्स हैं। 2/5 आपका क्या आ जाएगा, क्लियर हो गया होगा, बिल्कुल समझ में भी आ रहा होगा। ये सारे भी एग्जाम्पल्स हैं आपके NCERT के और इम्पॉर्टेंट भी हैं। ठीक है, ये हम लोग डिस्कस भी कर रहे हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। ये क्वेश्चन पढ़िए, कंसीडर द एक्सपेरिमेंट ऑफ टॉसिंग अ कॉइन
कॉइन को टॉस करने का एक एक्सपेरिमेंट है, इसको जरा कंसीडर करो। क्या लिखा है, इफ द कॉइन शोज हेड, अगर कॉइन हेड बता रहा है कि नहीं हम हेड रहा है, ठीक है, तो टॉस इट अगेन, बट इफ इट शोज टेल देन थ्रो अ डाई। मतलब अगर आपका बेटा हेड आया तो आपको फिर से टॉस करना है, अगर टेल आया तो आप कॉइन साइड में रखो, तुरंत क्या करना है लोगों, बेटा डाई को रोल करो, ठीक है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट that the die shows a number greater than 4 given that there is at least one tail। ये चीज़ हमें गिवन है कि एक एटलीस्ट वन टेल तो होना ही चाहिए, और नंबर जो हो डाई में वो ग्रेटर देन 4, ठीक है। समझते हैं इस बात को, ये बात तो आप तुम तुरंत समझ गए होगे कि ये एफ की वैल्यू की, ये एफ इवेंट है, यहाँ से यहाँ, ये एफ, ठीक है। अब जरा इस चीज़ को समझो कि आपके पास एक कॉइन है बेटा, इसको आपने थ्रो किया, हेड आया, और क्या आ सकता है बेटा, टेल आ सकता है। हमें ये देखना इक्वली लाइकली आउटकम है अभी या नहीं, वो भी समझने की जरूरत है, ठीक है। इसके बाद आते हैं बेटा, फिर हमारे पास एक डाइस है, एक डाइस भी है। बुक में देखोगे बहुत बड़ा सा एक सोल्यूशन है, ठीक है, उसको समझने की कोशिश करते हैं। एक डाइस है हमारे पास, इसको बेटा थ्रो करोगे तो आपके पास 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है। सैंपल स्पेस की बात कर लेते हैं कि सैंपल स्पेस में क्या हो बेटा, हो सकता है सबसे पहले हेड आ जाए तो हमें डाई को फिर से थ्रो करना है, समझिएगा बात। तो मान लो दूसरी बार भी हेड ही आ गया, एक एक बार के लिए बोला गया है कि इफ द कॉइन शोज हेड देन टॉस इट अगेन, ओके। पहले तो हम सारे लिख देते हैं कि भाई एक एक कॉइन को 2 बार टॉस करना अगर पड़े तो हमारे क्या क्या आउटकम आ सकते हैं, हेड टेल आ सकता है, टेल हेड आ सकता है, टेल टेल आ सकता है, यही तो कुछ आएंगे और क्या आएंगे। बट यहाँ पे ये दोनों आउटकम हम नहीं लिखने वाले, क्यों नहीं लिखने वाले, क्योंकि बेटा उसने एक बात बोली हमसे कि जैसे ही टेल आए आपका पहला, तुरंत आप क्या करेंगे, एक डाई को रोल करना। तो बेटा टेल के बाद यहाँ पे एच अब नहीं आएगा, क्या आएगा, T1 आएगा। डाई में हो सकता है 1 आ जाए, फिर हो सकता है T2, फिर T3, फिर T4, फिर T5, फिर T6। मतलब आप समझिए इस बात को थोड़ा सा कि जैसे ही आपका पहले थ्रो में टेल आएगा तुरंत आपको डाई थ्रो कर देना। तो यहाँ पे जैसे ही पहला इवेंट मैंने पहला पॉइंट टेल लिखा है, तुरंत फिर 1 2 3 4 5 6 ये आएंगे, ठीक है। अब इसके आगे समझते हैं कि चलिए ठीक है, ये सारी बातें समझ में आ गई हैं। अब जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हमें निकालना है कि द डाई शोज अ नंबर ग्रेटर देन 4, तो नंबर ग्रेटर देन 4। अब पहले ये चीज़ देखो कि क्या ये इक्वली लाइकली आउटकम का केस है। अगर हम देखें यहाँ से आपसे पूछें कि हेड को सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी या टेल को सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी, आप बोलोगे 1/2, 1/2, सही बात है। अगर हम आपसे यहाँ पे पूछें कि अगर कोई भी एक आउटकम सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो आप कहेंगे सर 1/6, इसकी भी होगी, इसकी भी 1/6, इसकी सबकी 1/6 ही तो होगी, कोई नहीं। अब सैंपल स्पेस के अंदर आ जाते हैं। अगर कोई पर्सन हेड हेड सेलेक्ट करता है, सपोज करिए, तो लिखता है 1/2 मल्टीप्लाई 1/2। अगर कोई हेड टेल सेलेक्ट करता है तो 1/2 1/2। और अगर कोई टेल और 1 सेलेक्ट करेगा तो टेल सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी 1/2 और 1 सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी 1/6। तो यहाँ से डिफरेंस आना शुरू हो गया बेटा। अगर हम प्रोबेबिलिटी की बात करें यहाँ पे, तो आप ये चीज़ देख पा रहे हो कि यहाँ सब डिफरेंट डिफरेंट इक्वली लाइकली आउटकम ये नहीं आ रहा है। ये देखिए, आप आगे देखो, सब में वही आएगा 1/2 इंटू 1/6, 1/2 इंटू 1/6, ऐसे करके करते करते आए, ठीक है। तो ये चीज़ हमें समझ में आने लगी कि ये तो भाई गड़बड़ हो गया सब। दो तो मैंने ऐसे मल्टीप्लाई करके लिखे हैं, बाकी हम 4 ऐसे लिखे दे रहे, 1/12 मल्टीप्लाई 1/12 1/12 1/12 1, मतलब फाइनली आ रहा है ये 1/4 1/4 1/12 1/12 1/12। ये केस बन गया, ये इक्वली लाइकली आउटकम नहीं है। तो दिस एक्सपेरिमेंट इज नॉट इक्वली
लाइकली आउटकम, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है उससे, हमारा बस फॉर्मूले में चेंज होता है ना, इसलिए उस चीज़ को देखना। अच्छा, अब इवेंट ई की बात कर लेते हैं। भाई इवेंट ई को भी देख लो, डाई में जो नंबर आए वो ग्रेटर देन 4 हो। डाई में जो नंबर हो वो ग्रेटर देन 4 होना चाहिए। ग्रेटर देन 4 की अगर हम लोग बात करें तो आ सकता है 5, 6, और क्या आ सकता है ना, T5 लेंगे और क्या लेंगे, T6 लेंगे। यही तो हो गए हमारे। एफ का मतलब है देयर इज एटलीस्ट वन टेल, एक टेल होना चाहिए, एफ का मतलब तो यही है। तो एटलीस्ट वन टेल, एटलीस्ट वन टेल में अगर देखें तो यहाँ से क्या क्या पिक करोगे आप, एक टेल होना चाहिए। तो आप कहेंगे एच टी लिख पिक करेंगे, क्योंकि उसको तो एक टेल से मतलब है ना, एच टी लेंगे हम, T1 लेंगे, T2, T1, T2, T3, T4, T5, T6, ये सारे हमारे एच। अब आपको पता है कि ई इंटरसेक्शन एफ की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, तो यहीं चलिए निकाल लेते हैं। ई इंटरसेक्शन नंबर, ई इंटरसेक्शन एफ। आप देखो यहाँ कि दोनों में कॉमन क्या है, T5 और T6 है। तो यहाँ पे दो ऐसे हैं जो कॉमन है बेटा दोनों में, है ना, T5, T5 और T6। ठीक, अब देखो यहाँ हमें पी ई अपॉन एफ निकालना है। हम लिखेंगे पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ, पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ। अब ई इंटरसेक्शन एफ में बेटा कौन कौन है, T5 है और T6 है। तो T5 को निकालने की प्रोबेबिलिटी प्लस T6 को निकालने की प्रोबेबिलिटी, और अपॉन में पी एफ। ठीक है, पी एफ में बेटा क्या क्या आ रहा है आप देख पा रहे हो, पी एफ में आ रहा है एच टी, इसको भी यहीं पे लिख लेते हैं सारे सारे, ई एच टी, फिर P T1, P T2, ऐसे करते करते बेटा हमें टोटल 6 तक लिखना है, समझ रहे हो, T6। अब P T5 की बात करते हैं, तो T5 हम लोगों ने निकाल रखा है ऑलरेडी कि T5 के लिए क्या प्रोबेबिलिटीज है, सब 1/12 आने, 1/12 प्लस 1, करेक्ट है। आगे देखो यहाँ पे एच टी में आएगा बेटा 1/4, बाकी 1/12 कितने बार आएगा बेटा, 6 टाइम्स आएगा। तो 6 मल्टीप्लाई 1/12 लिख सकते हैं इसको, ठीक है। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, ऊपर आएगा बेटा 2/12, 2/12, और डिनोमिनेटर में यहाँ पे 1/4 प्लस 1/2, तो आप एलसीएम लोगे तो आएगा 4। 1 ये ऑलरेडी है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास 2/12, और ये 3/4, डिवाइड कर लेते हैं। 2/12 मल्टीप्लाई 4/3, तो 3 से तो कुछ कैंसिल होना भी नहीं। 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, तो 2/9 इस क्वेश्चन का करेक्ट, 2/9 इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आप देख सकते हो कि कैसे हम लोगों ने क्वेश्चन को सॉल्व किया है, सोल्यूशन भी आपको समझ में आया, ठीक है। बताइए जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, ए कॉइन इज टॉस 3 टाइम्स वेयर ई इज सच दैट हेड ऑन थर्ड टॉस एंड एफ हेड्स ऑन द फर्स्ट 2 टॉस। ठीक है, ये पहला एक क्वेश्चन है। उसके बाद सेकंड इसी में पार्ट लगा है कि इवेंट है वो एटलीस्ट 2 हेड होने चाहिए। तो एक एक करके सारे पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो एक कॉइन को 3 टाइम्स टॉस किया गया है, तो सबको पता है कि 3 टाइम्स अगर टॉस करते हो तो एनएस की वैल्यू कितनी आएगी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस कितने आने वाले हैं, आपको ये बात पता है। सोल्यूशन पे आते हैं। एनएस इक्वल्स टू होगा बेटा 2 क्यूब या 2 × 2 × 2 जो कि आता है 8। ठीक है, अब ने क्लियर कर दिया इवेंट ई के लिए कि हेड जो आना चाहिए थर्ड टॉस में, थर्ड टॉस,
हमें लगता है कि हमें सैंपल स्पेस भी लिख लेने चाहिए यहाँ पे। तो देखिए, जब 3 बार टॉस करवाना था तो उसका तरीका हमने कैसे बताया था लिखने के लिए। पहले एच टी लिखो, पहले 2 का लिख डालो। एच टी हो सकता है, टी एच हो सकता है, टी टी हो सकता है, एच एच हो सकता है। अब आप सेम इसी लाइन को नीचे फिर कॉपी कर लो, एच टी कर लो और फिर टी एच कर लो, टी टी कर लो और फिर एच एच। ऊपर वाली रो में सबको एच दे दो आगे की ओर, एच लिख दो सब में। और नीचे वाली रो में सबको टेल दे, टेल टेल टेल। ठीक है। हेड ऑन द थर्ड टॉस, अगर थर्ड टॉस में हेड आने वाला है तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि कौन कौन से आप इसमें फेवरेबल आ रहे हैं, कौन कौन से आप इसमें लिखने वाले हो। ये लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं। एच टी एच और ट्रिपल एच, ई टी एच, ई एच एच। ठीक है, ये हो गया। ये भी बात समझ में आई गई होगी आपको। एफ की बात कर लेते हैं। एफ में क्या है? एट, सॉरी, हेड्स ऑन द फर्स्ट टू टॉस। हेड फर्स्ट टू टॉस में आने चाहिए। तो आप देखो यहाँ एच एच टी को पिक करोगे आप, एच 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 को पिक कर लोगे बस। और कौन सा पिक? कोई नहीं पिक कर सकते। ये फर्स्ट पार्ट हम लोग सॉल्व कर रहे हैं टेस्ट। इक्वली लाइकली आउटकम का केस है। तो अब हमें पी ई अपॉन एफ अगर निकालना है, पी अपॉन एफ, तो आप कैसे निकालोगे? देखोगे पी ई इंटरसेक्शन एफ और पी एफ, प्रोबेबिलिटी ऑफ। ठीक है। ये इक्वली लाइकली आउटकम का केस हुआ तो एन ई इंटरसेक्शन एफ है अपॉन एन एफ। ई इंटरसेक्शन एफ हमें निकालना है। तो पहले आप देखो कि एन ई की वैल्यू कितनी है, कितने इसमें आ रहे हैं। तो वो आ रहे हैं 1 2 3 4, 4 आ रहे हैं इसमें। यहाँ कितने आ रहे हैं? एन एफ की बात करें तो 2 आ रहा है, केवल 2 आ रहा है। और आप ये देख पा रहे होगे कि अब अगर हमें एन ई इंटरसेक्शन एफ निकालना है, दोनों में कॉमन देखना है, जो कि हमें केवल एक दिख रहा है जो कि ट्रिपल है। और उसके अलावा तो कुछ नहीं दिख रहा है, मुझे तो एक ही दिख रहा है भाई। तो वो एक है, केवल कौन है? वो भी ट्रिपल है, एच एच। ठीक है। तो ये आएगा 1 और एन एफ में 2 है तो 1/2 इसका। क्या आपको ये बात समझ में आ गई या नहीं आ गई? जल्दी से बताइए, सोल्यूशन समझ में आ गया हो, मुझे नहीं लगता कोई डाउट। ठीक है, सेकंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। सेकंड पार्ट यहाँ से स्टार्ट करते हैं, थोड़ी जगह लेकर। सेकंड पार्ट को अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पे लिखा है कि एटलीस्ट 2 हेड्स होने चाहिए। एटलीस्ट 2 हेड का मतलब है कि 3 हेड भी होंगे तो भी उसको पिक करेंगे हम लोग। तो एटलीस्ट 2 हेड की बात करें तो ये आएगा एच एस टी, ये लिखेंगे इसमें हम लोग, और एच टी एच लिखेंगे। इसको नहीं लिख सकते क्योंकि इसमें केवल एक ही हेड है। फिर ये टी टाइम्स एच जो है इसको लिखेंगे, फिर लास्ट वाले ई एच एच। और एफ इवेंट की बात करें अगर, तो एटमोस्ट 2 हेड होने चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 2 हेड हो तो इसको पिक करेंगे, एच एच टी को। एच टी एच को पिक करेंगे, एच टी टी को पिक करेंगे, क्योंकि बेटा ज़्यादा से ज़्यादा 2 हेड हो, नहीं भी होगा तो भी चलेगा। अब ये नहीं पिक कर सकते क्योंकि इसमें 3 हेड आ चुके हैं। फिर टी एच टी, टी टी एच। उम्मीद है कि अब आप समझ पा रहे हो, क्योंकि अब आप ये देखो, ये एटमोस्ट एटलीस्ट में अगर आप कंफ्यूज हो रहोगे तब तो फिर आप बहुत पीछे रह गए। ठीक है, मुझे लगता है कि एटलीस्ट और एटमोस्ट में आपको कंफ्यूजन नहीं हो रही होगी, इतना तो आप समझदार हो। ठीक है, ट्रिपल टी, टी एच, ये आ गया भाई। देख लो, कुछ ज़्यादा तो नहीं लिखते ऐसे तो। हमने सही लिखा है, एटमोस्ट 2 हेड्स में यही होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा 2 हेड हो, नहीं भी होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। अब हमें निकालना है बेटा पी ई अपॉन एफ निकालना। तो पी ई इंटरसेक्शन
एफ अपॉन पी एफ, वही सेम एन ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन एन एफ। बेटा अब आप देख रहे हो कि यहाँ पर आपके पास एक ई इंटरसेक्शन एफ में कितने एलिमेंट आ रहे हैं, जल्दी से हमें बताइए देखकर। ई इंटरसेक्शन एफ में कितने कॉमन एलिमेंट मिल रहे हैं? वन, टू, थ्री, थ्री कॉमन एलिमेंट्स मिल रहे हैं बेटा, थ्री है ना। थ्री अपॉन वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, सेवन, थ्री अपॉन सेवन आपका कर। ठीक, थर्ड पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं। थर्ड पार्ट में क्या लिखा है, एट मोस्ट टू टेल्स, ये अपना आप करिएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन हम आपको दिए दे रहे हैं, थर्ड पार्ट इसका आपके लिए है। इसका आंसर आपका आएगा 6/7। ये आप ट्राई कर लें। तो बता दिए, मुझे लगता भी है कि आप थर्ड पार्ट कर भी ले जाओ, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। टू कॉइन्स आर टॉस्ड वंस वेयर ई, जो इवेंट है बेटा, टेल अपीयर्स ऑन वन कॉइन, एफ इवेंट जो है उसमें ऑन वन कॉइन सोज हेड। ठीक है, चलिए सॉल्व कर लेते हैं इसको। दो कॉइन को अगर आप टॉस कर रहे हो बेटा, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस क्या आने वाला है, 2 × 2 वो आएगा 4। ठीक है, इसके बाद फर्स्ट पार्ट पे आ गए हम लोग। तो ई इवेंट है टेल अपीयर ऑन वन कॉइन, पहले लिख डालो जरा, सैंपल स्पेस बनेगा क्या, इसका सेट बना लो। हेड टेल, टेल हेड, हेड हेड और टेल टेल, हो गया। चलिए टेल अपीयर्स ऑन वन कॉइन, वन टू एच टी टी एच टी टी। जब वन कॉइन में टेल अपीयर होगा तो क्या टीटी को पिक करेंगे कि नहीं करेंगे, जल्दी बताओ आपको क्या लगता है। टेल अपीयर होना चाहिए वन, एटलीस्ट वर्ड तो लिखा नहीं है तो हम टीटी को पिक नहीं करते। ठीक है, एफ पे आते हैं। वन कॉइन शोज हेड, एक कॉइन जो है वो हेड शो कर रहा है, तो हेड टेल, टेल हेड। तो प्रोबेबिलिटी निकालना है ई अपॉन एफ की, तो आएगा पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ। ये आएगा आपके पास, देखिए इक्वली लाइकली आउटकम का केस है ये भी, तो एन ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन एन एफ करोगे आप। और ई इंटरसेक्शन एफ की अगर बात करते हैं हम लोग, तो ये आने वाला है, इन दोनों में कॉमन क्या है, दोनों एलिमेंट ही कॉमन है। एन ई इंटरसेक्शन एफ की बात, एन एफ में कितने एलिमेंट है, तो वो भी टू है, टू से टू कैंसिल हो गया, कितना आ जाएगा बेटा ऊपर। सेकेंड पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। नो टेल अपीयर्स मतलब सभी के सभी हेड, तो इसमें आएगा बेटा एच एच। ठीक है, और एफ की बात करते हैं तो लिखा है नो हेड अपीयर्स, तो वो आएगा टी टी। पी ई अपॉन एफ की अगर बात की जाए, पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ, एन इंटरसेक्शन एफ एफ। ये बेटा देखो कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, ये तो कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा, तो 0/1 0 आ। ठीक है, एंड इंटरसेक्शन जो एफ है यहाँ पे वो क्या है आपका, 0 आ गया, उसमें कुछ भी नहीं है। ठीक, हम लोगों ने ये कुछ क्वेश्चंस किए हैं, अब इसके आगे क्वेश्चन हम लोग को और करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक कपल हैज टू चिल्ड्रन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर बॉयज इफ इट इज नोन दैट, नोन दैट का मतलब गिवन दैट, ठीक है, इट इज नोन दैट वन ऑफ देम इज अ बॉय
एंड द सेकेंड पार्ट गिवन है द अदर चाइल्ड इज अ बॉय। तो बेटा एक कपल है जिसके दो चिल्ड्रन हैं और हमें ये प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है कि दोनों बॉयज हैं। तो हमने कैसे करना चाहिए? सबसे पहले तो हम सैंपल स्पेस बनाएंगे कि फैमिली में अगर दो चिल्ड्रन है तो क्या क्या होने के चांसेस हैं। ठीक है, तो सोल्यूशन पे आते हैं। थोड़ा बहुत लैंग्वेज लिख देना कि जैसे मान लो एक फैमिली है जिसके दो चिल्ड्रन है तो ऑल पॉसिबल केसेस आर। ठीक है, तो एस इक्वल्स टू, अब आप बना रहे हो उसका सैंपल स्पेस की, हो सकता है पहला बॉय दूसरा गर्ल, हो सकता है पहला बॉय दूसरा बॉय, हो सकता है पहली गर्ल दूसरा बॉय, हो सकता है दोनों गर्ल। ये तो बन जाएंगे सैंपल। अब यहाँ पे हमें ये कैलकुलेट करना है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर बॉयज। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट। बोथ अगर बॉयज हैं, बोथ आर बॉयज, तो आप समझ पा रहे हो इसमें से कि ई में कौन सा सैंपल स्पेस आने वाला है। वो आने वाला है आपके पास बीबी। ठीक है, और एफ की बात करें कि वन ऑफ देम इज बॉय, एक जो होना चाहिए लड़का, वन ऑफ देम इज बॉय, तो इसमें आएगा बेटा आपके पास बीजी। ठीक है, जीबी, बीजी, जीबी एंड बीबी, दोनों में एक लड़का। ठीक है, अब हमें यहाँ पे ई इंटरसेक्शन एफ की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। ई इंटरसेक्शन एफ में बेटा बीबी आएगा और अब हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है, प्रोबेबिलिटी। ठीक, तो प्रोबेबिलिटी अगर देखें तो हमारे पास क्या आंसर आने वाला है कि हमने जो फॉर्मूला पढ़ रखा है पी ई इंटरसेक्शन है, इक्वली लाइकली आउटकम का ही केस। कि भाई दो आउटकम है, जैसे कॉइन है ना, सिंपल सा, जैसे एक कॉइन को टॉस करते हो दो आउटकम निकलते हैं, वैसे ही दो चिल्ड्रन उसमें बोल दें, बाकी कोई चेंज नहीं। तो ये आपको मिलेगा पी ई इंटरसेक्शन एफ ऑन पी एफ। ई इंटरसेक्शन एफ की बात करें अगर तो यहाँ पे वन ही, इसको हम लिखेंगे एन ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन एन एफ। ई इंटरसेक्शन एफ में देखेंगे तो यहाँ पे बेटा वन ही आएगा क्योंकि यही कॉमन ही है, और एन एफ में बेटा थ्री एलिमेंट, एन एफ इक्वल टू थ्री है, एन ई इक्वल्स टू वन है। फिर इसके बाद सेकेंड पार्ट सॉल्व कर लेते हैं इसका। ई इवेंट तो हमारा सेम ही है दोनों में, बोथ आर बॉयज, तो आपका उसमें बीबी ही आएगा। एन ई की वैल्यू आपके पास वन आ गया, लेकिन लिखा है द ओल्डर चाइल्ड इज अ बॉय। ओल्डर चाइल्ड इज अ बॉय का मतलब है कि जो पहला आउटकम हो वो बॉय है। ओल्डर चाइल्ड का मतलब क्या है? जो दोनों में बड़ा बच्चा है वो बॉय हो। तो पहले में हमारे पास जो पहला आउटकम है उसमें बॉय होना जरूरी है, यही इसका मतलब। तो एफ की बात अगर करें हम लोग, उसमें बीजी आएगा और बीबी आएगा। अब एनएफ की वैल्यू अगर देखें तो वो टू आने वाली है। अब पी ई अपॉन एफ अगर निकाला जाए, अब एन इंटरसेक्शन एफ अगर देखोगे, ई इंटरसेक्शन एफ, तो दोनों में कॉमन एक ही दिख रहा है। ठीक है, बीबी, वन पॉइंट टू इसका करेक्ट आंसर, वन आएगा और ये पॉइंट में टू आ जाएगा। डन। बेटा ये क्वेश्चन हम लोग के थोड़े से शॉर्ट, वेरी शॉर्ट। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए 4/5, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 7/10, फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन। तो हमने जो फॉर्मूला पढ़ रखा है बी अपॉन ए के लिए, फॉर्मूला हम क्या लिखेंगे? वो लिखेंगे पी बी इंटरसेक्शन ए अपॉन पी ए।
बी इंटरसेक्शन बोलो या ए इंटरसेक्शन भी बोलो, बात एक ही है, कॉमन ही लेते हो तो 7/10 आएगा। पी ए की वैल्यू 4/5 की वैल्यू, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, और ये आपके पास आ जाएगा 4 2 जा 8, 7/8 आपके पास। ठीक है, क्लियर में आ गया होगा आपको, देख लो आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है बेटा, लेट ए एंड बी बी टू इवेंट्स इफ पी ए इक्वल टू 0.2, पी बी इक्वल टू 0.4, ए यूनियन बी इक्वल टू 0.6, फाइंड पी ए अपॉन। तो इसके लिए हम लोगों ने कल एक फॉर्मूला पढ़ा था, फॉर्मूला हमने बताया भी था कि कौन सा फॉर्मूला यूज होने वाला है, कि अगर आपको यूनियन गिवन हो और आपको चाहिए इंटरसेक्शन, समझ रहे हो बात को, तो हम लोग के पास जो फॉर्मूला होता है वो ये है, पी ए यूनियन बी इक्वल टू पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन। यूनियन की वैल्यू हमें गिवन है 0.6, पी ए कितना गिवन है बेटा 0.2, पी बी 0.4, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन भी हमें कैलकुलेट करना है क्योंकि इस फॉर्मूले के लिए जरूरत पड़ेगी। बेटा इसको इधर भेज देंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा ए इंटरसेक्शन भी, और ये 0.2 0.4 0.6 माइनस 0.6 ये आ गया 0। पी ए अपॉन बी आप निकालोगे, आपको आंसर क्या आने मिलने वाला है, 0 मिलने वाला है। 0 अपॉन बी की वैल्यू 0.4। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन की ओर। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, आखिरी क्वेश्चन है आज की क्लास के लिए, उसके बाद हम लोग कल पढ़ेंगे। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन ये, गिवन दैट ई एंड एफ आर द इवेंट सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई 0.6, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट एफ 0.3, ई इंटरसेक्शन एफ 0.2। ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, पी ई अपॉन एफ निकालना है, सारी वैल्यूज गिवन है, केवल फॉर्मूला लिख के सॉल्व कर। ई अपॉन एफ निकालना चाह रहे हो पहले पार्ट के तरफ, तो आप लिखोगे पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ। ठीक है, तो ई इंटरसेक्शन एफ में तो 0.2 गिवन है और पी एफ 0.3 गिवन है, 2/3 आंसर। सेकेंड पार्ट की बात करते हैं, पी एफ अपॉन पी एफ इंटरसेक्शन ई अपॉन पी ई के पास आएगा 0.2 पी ई 0.6 गिवन है, डेसिमल से डेसिमल रिमूव करेंगे, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 1/3 आंसर। चलिए कल के दिन हम लोग को थोड़े वर्ल्ड प्रॉब्लम्स करने हैं, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन थोड़ा सा एक स्टोरी बेस्ड होंगे। जैसे हम लोगों ने सबसे पहले एक स्टार्ट नहीं किया था, जिसमें एक स्कूल है, जिस स्कूल में 1000 स्टूडेंट थे, सेम उस टाइप के कुछ क्वेश्चन वो करेंगे। फिर हम लोग को मल्टीप्लिकेशन थ्योरम पढ़ना, एडिशन आपने 11 में पढ़ा था, मल्टीप्लिकेशन यहाँ। ठीक है, तो आज की क्लास में केवल इतना ही रखते हैं,